गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इससे पूर्व अपन ने तुलनात्मक राजनीति के अर्थ में तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में जो अंतर है उसको स्पष्ट किया और तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता से लिया जाता है, इस पर अपन ने चर्चा करी। अर्थ को स्पष्ट करने के बाद तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी जो दो प्रमुख धारणाएं हैं, लंबात्मक तुलना और अम्रांतीय तुलना पर चर्चा करी। आज इसी क्रम में तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है उस पर चर्चा करेंगे। जी.के. रॉबर्टसन ने अपने लेख कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। इसके विषय क्षेत्र में एक सीमा के बाद विस्तृतता इसे राजनीति विज्ञान के अनुरूप बना देती है और दूसरी तरफ इसके क्षेत्र की अत्यधिक संकुचित अवधारणा इसे स्वतंत्र अनुशासन की अवस्था से वंचित कर देती है। इसलिए इसके विषय क्षेत्र की प्रमुख समस्या यह बन जाती है कि तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या सम्मिलित किया जाए और क्या क्या चीज़ें इसके अध्ययन से हम बाहर रखें। और जो दूसरा प्रश्न जो है क्या क्या अध्ययन में शामिल किया जाए, तो अध्ययन में शामिल करने या न करने का आधार क्या हो, इस पर विचारकों में मतभेद है। यानी तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है, तब तो हमारे विषय राजनीति विज्ञान के समकक्ष खड़ी हुई है, या हम इसको एक संकुचित अवधारणा के रूप में देखें तो इसमें क्या क्या शामिल किया जाए और क्या क्या शामिल नहीं किया जाए, शामिल करने का और नहीं करने का क्राइटेरिया क्या है, इस पर विचारकों में मतभेद है। अब इस विवाद का जो विषय है तो दो दृष्टिकोण को लेकर किया गया है, एक कानूनी दृष्टिकोण और एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण। यानी सीमा संबंधी जो विवाद है कि क्या क्या शामिल किया जाए क्या क्या नहीं किया जाए, सीमा संबंधी विवाद में दो दृष्टिकोण हैं, एक कानूनी या हम कह सकते हैं संस्थागत दृष्टिकोण और दूसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसके बाद जो विषय क्षेत्र को लेकर विद्वानों में जो मतभेद है वो मानकों और व्यवहार के संबंधों का विषय है। तो आज हम पढ़ेंगे कि सीमा संबंधी विवाद में जो कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण है, जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण वो क्या कहता है। जो कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति में जो सीमा संबंधी विवाद है उसमें सभी राजनीति शास्त्र इस बात से तो पूर्णतः सहमत है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राष्ट्रीय सरकारों है, जो नेशनल गवर्नमेंट है उससे है। और इसमें भी केवल सरकारी ढांचों का अध्ययन शामिल नहीं है, जैसे कि अपन देख चुके हैं राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता से। तो इसमें सरकारी ढांचों के अध्ययन के साथ साथ सभी सरकारों के क्रियाकलाप और गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक कार्यों का अध्ययन भी आवश्यक रूप से सम्मिलित रहता है। ये इस बात को लेकर हमारे विषय के विद्वान एकमत है, लेकिन में विवाद का जो मुद्दा है वो किस बात को लेकर है कि तुलना से संबंधित राजनीतिक क्रियाकलापों से क्या अर्थ समझा जाए, यानी सरकार की क्रियाओं की व्याख्या किस ढंग से की जाए। अब इस संबंध में उन्होंने दो दृष्टिकोण बताए। जो पहला दृष्टिकोण है वो है कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण, यानी एक बात पर सहमत है कि राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना के साथ साथ गैर राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति में आता है, लेकिन मतभेद कहाँ है कि कौन से दृष्टिकोण को अपनाकर हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करें। जो तो पहला दृष्टिकोण है वह कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल
केवल शब्द आ रहा है यहाँ पर, केवल संविधान द्वारा स्थापित सरकारी संरचना का, शब्दों पे ध्यान दीजिए, संविधान द्वारा स्थापित सरकारी संरचना का और संविधान द्वारा नियत किए गए राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन ही किया जाना चाहिए। यानी जो संविधान कह रहा है कि संरचनाएं क्या हैं और संरचनाओं का व्यवहार क्या, कार्य क्या, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। क्योंकि इस विचार के समर्थकों की मान्यता है कि संविधान ही सरकार के ढांचे का संगठन करता है और इसी के द्वारा हर संस्था के कार्यों का नियमन होता है। इसलिए तुलना राष्ट्रीय सरकारों के आधार पर संविधान और उनके द्वारा नियत क्रियाकलापों के आधार पर ही होनी चाहिए। यानी इसके अलावा अन्य किसी आधार पर राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन न तो असंभव होगा बल्कि अव्यवहारिक भी होगा। यानी हम केवल संविधान द्वारा स्थापित, जो संविधान ने संरचनाएं बनाई है, उनके क्रियाकलाप निश्चित किए, उसका अध्ययन होगा, करना है। बाकी इसके अलावा अन्य किसी भी आधार पर हम राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को नहीं कर सकते, वो असंभव भी है और अव्यवहारिक भी है। तो इस कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण में इस बात पर जोर दिया गया है कि संविधान द्वारा स्थापित सरकारों, संविधान द्वारा स्थापित सरकारी संरचनाओं और संविधान द्वारा नियत किए गए राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन ही किया जाना चाहिए। पर इस दृष्टिकोण की आलोचना हुई क्योंकि आलोचकों का ऐसा मानना है कि इस प्रकार की तुलना केवल सतही और दिखावटी होगी। यह राजनीतिक व्यवहार के केवल औपचारिक पहलू का ही अध्ययन है। जब औपचारिक अध्ययन है और केवल जो अध्ययन किया जा रहा है सतही दिखावटी है, तो इससे राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को नहीं समझा जा सकता है। और हमको क्या करना है, हमको राजनीतिक व्यवस्थाओं की वास्तविकता को समझना है। तो इस कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण के आधार पर यदि हम तुलना करेंगे तो वो तुलना विशेष उपयोगी नहीं होगी। जो दूसरा दृष्टिकोण है वो व्यवहारवादी, बिहेवियरल अप्रोच है, और जो इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं उनको व्यवहारवादी कहा जाता है, जैसा कि अपन देख चुके हैं। और व्यवहारवाद 1945 के बाद की बात करता है। उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति में केवल कानूनी व्यवस्था का औपचारिक अध्ययन और तुलना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार व्यवहारिक बनती है और राजनीतिक संस्थाओं का वास्तविक व्यवहार क्या है, ये प्रमुख बात है। कि हमको ये नहीं देखना है कि व्यवस्था क्या है, हमको ये देखना है कि व्यवस्था किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार अपना वास्तविक व्यवहार करती है, ये प्रमुख बात है। क्योंकि इसी आधार पर हम सामान्यकरण की ओर पहुंच सकते हैं, सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जीन बॉन्डेले ने तो राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को आधारभूत और मौलिक माना है और उसके अनुसार तुलनात्मक राजनीति को कानूनी परिधि में न बांधकर बल्कि उससे बाहर निकलना है। यदि हम कानूनी और औपचारिकता में फंस जाएंगे तो हमारे द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, हमारे द्वारा जो विश्लेषण किया जा रहा है, हमारे द्वारा जो अध्ययन किया जा रहा, वो केवल दिखावटी होंगे। क्योंकि हम केवल संविधान में जो चीज़ कही है उसका अध्ययन करेंगे, हम वास्तविकता से दूर जा रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? व्यवहारवादियों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रीय संस्थाओं और गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सब तथ्य एकत्र करके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करनी चाहिए। राज्य सरकार और संस्थाओं के कार्य, उनकी कार्यविधि का अवलोकन कर, उनका ऑब्जर्वेशन कर, उनका विश्लेषण कर, उनकी तुलना कर राजनीतिक व्यवहार की गत्यात्मकता को हम सही अर्थ में समझ सकते हैं। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार ही तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है वो निर्धारित किया जाना चाहिए और यही हमारे लिए लाभदायक होगा। क्योंकि व्यवहारवादी अपने आप को विशुद्ध वैज्ञानिक, प्योर
जो विज्ञान की साइंस की बात करते हैं उसको सिद्ध करने की बात करते हैं। उनके अनुसार हमारा विषय क्या है? एक प्योर साइंस है। और इनकी मूल मान्यता यह है कि समाज विज्ञानों की अवधारणाएं, जो सोशल साइंस है उनके जो अवधारणाएं, जो उनके कंसेप्ट हैं, जो थ्योरीज हैं, वो प्राकृतिक विज्ञानों के समान हो सकते हैं, नेचुरल साइंस के समान हो सकते हैं। इसलिए राजनीतिक विज्ञान पर प्राकृतिक विज्ञानों और अन्य समाज विज्ञानों के प्रभाव को ही व्यवहारवादी क्रांति कहा जाता है। व्यवहारवादी क्रांति यानी राजनीतिक विज्ञान में एक नया मोड़ है, जिसने राजनीतिक विज्ञान में, उसकी विषय वस्तु में अन्य अनुशासनों से संबंध, पद्धतियों और प्रवृत्तियों एवं मूल्यों आदि की दृष्टि से आमूल परिवर्तन कर दिए हैं। तो जो हमारा विषय क्षेत्र का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, क्योंकि हमने इससे पहले क्या देखा कि सीमा संबंधी विवाद, और किसको लेकर है, हम दृष्टिकोण कौन सा अपना है। सारे विद्वान इस बात से सहमत हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राष्ट्रीय सरकारों से है और केवल सरकारी ढांचों का अध्ययन शामिल नहीं किया जाए, बल्कि गैर राजनीतिक संस्थाओं के कार्यकलापों, उनका भी अध्ययन इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन विवाद किस बात को लेकर है कि कौन सा दृष्टिकोण अपना है। कुछ विचारक कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वह संविधान द्वारा स्थापित संरचना का और संविधान द्वारा जो नियत किए गए कार्य, उनका अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति है। लेकिन आलोचना क्या हुई कि इस प्रकार की तुलना केवल सत्य दिखावटी होगी, हम राजनीतिक व्यवहार की वास्तविकता का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात हुई। व्यवहारवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि हमारा विषय भी प्राकृतिक विज्ञानों के समान हो सकता है और हमें अपने विषय को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को ही अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवहार का तात्पर्य केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षणीय राजनीतिक क्रियाओं से ही नहीं, अपितु व्यवहार के उन बोधात्मक, अभिप्रेरणात्मक घटकों से भी, जो कि मानव के राजनीतिक अभिज्ञानों, मांगों और आशाओं और उसके राजनीतिक विश्वासों, उसके राजनीतिक मूल्यों और लक्ष्यों की व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण का तुलनात्मक राजनीति में महत्व और स्पष्ट करने के लिए व्यवहारवादियों ने, विशेष रूप से डेविड ईस्टन ने यह स्पष्ट किया कि राजनीति शास्त्र क्या है। राजनीति शास्त्र समाज में मूल्यों के अधिकृत वितरण से संबंधित ज्ञान है। तो हमें तुलनात्मक राजनीति का जो विषय क्षेत्र है वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाकर अध्ययन करने की बात करता है। धन्यवाद।